क्या बांग्लादेश भी अब इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने वाला है? शायद ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि ये सब बस स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में अचानक से कुछ भी नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो मेजर ऐसे डेवलपमेंट एक साथ सामने आई हैं जो इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ढाका इस्लामिक नेटो को ज्वाइन कर सकता है। पहला डेवलपमेंट ये है कि 15 अगस्त को बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी यानी डीजीएफआई की एक सीक्रेट 6 मेंबर की टीम चोरी छुपे पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचती है। वहां आईएसआई के साथ इनकी क्या खिचड़ी पकती है, इसके बारे में अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। लेकिन डीजीएफआई और आईएसआई की ये बढ़ती हुई नज़दीकियां इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट तो हैं। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि तारिक रहमान ने जहां इंडिया के इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया है, इंडिया आने से मना कर दिया है, वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें ऑफिशियल सऊदी अरेबिया की विजिट का न्योता दिया है। और यहाँ जो सबसे बड़ा एंगल है वो ये है कि टर्किश मीडिया जो प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, उनके काफ़ी करीबी एक मुखपत्र है, एक न्यूज़पेपर है, वो खुलकर कह रहा है कि बांग्लादेश को मक्का डिफेंस पैक्ट यानी कि इस्लामिक नेटो में शामिल हो जाना चाहिए। तो क्या बंगाल को सील्ड करने के नाम पे इंडिया को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से घेरने की साजिश हो रही है? आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल डॉट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। और सबसे पहले समझते हैं और बात करते हैं 15 अगस्त वाले इस सीक्रेट विजिट की। हुआ क्या कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को बांग्लादेश की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस यानी डीजीएफआई की एक 6 मेंबर की टीम इस्लामाबाद पहुंचती है। इस टीम का रूट जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले ये टीम ढाका के हजरत शाहजगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थाई एयरवेज के जरिए बैंकॉक पहुंचती है और फिर वहां से चोरी छिपे पाकिस्तान। और जो इस टीम में जो ये 6 मेंबर की टीम गई थी, इसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक आर्मी कर्नल रैंक अधिकारी, एक विंग कमांडर, एक स्क्वाड्रन लीडर और 3 ऐसे थे जो नॉन रैंक थे, यानी सिविलियन स्टाफ कह सकते हो या ये इंटेलिजेंस स्टाफ हो सकता है। एक आर्मी, 2 एयरफोर्स ऑफिसर का एक साथ जाना ये बताता है कि ये कोई कर्टसी विजिट तो नहीं थी। मिड लेवल ऑपरेशनल के जो ऑफिसर्स होते हैं तब भेजे जाते हैं जब किसी स्ट्रेटजिक पॉलिसी या एग्रीमेंट को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना हो। स्पेकुलेशंस ये लग रही हैं कि यहाँ इंटेलिजेंस सर्विलांस, रिकॉन्सिनेंस, यूएई ड्रोन्स और मैरीटाइम एयर सर्विलांस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई सीक्रेट कॉर्पोरेशन जरूर चल रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मोहम्मद यूनिस के दौर में, जब मोहम्मद यूनिस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर जो भी कहना चाहे वो बन के थे, उस समय डीजीएफआई के डायरेक्टर साइद राशिद चौधरी ने अप्रैल में इस्लामाबाद गए थे। लेकिन जब बांग्लादेश में पावर जो है वो शिफ्ट हुआ, तारिक रहमान पावर में आए और तारिक रहमान का जो पावर होल्ड है वो बढ़ रहा है, तब भी आईएसआई और डीजीएफआई की जो इंटीमेसी है वैसी की वैसी बनी हुई है। अब आप पूछेंगे कि आईएसआई और डीजीएफआई के मिलने से इंडिया को इतना कंसर्न क्यों होना चाहिए? इसके लिए हमें इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने होंगे जहां से आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं वो कहानी जो 1-2 अप्रैल 2004 में हुई थी। 2004 में बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पर अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आर्म सीजर हुआ था। 10 बड़े ट्रक्स में भर भर कर चाइनीज वेपन्स और एमुनेशंस की एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल का एक खेप जो है उतारी गई थी। इसमें था क्या? इसमें थे लगभग 4,930 फायर आर्म्स, 27,000 से ज़्यादा हैंड ग्रेनेड्स, लगभग 100 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स और थाउजेंड्स ऑफ मैगजीन और ओवर मिलियंस ऑफ राउंड्स ऑफ एमिनेशंस। ये सारे के सारे वेपन्स किस लिए लाए गए थे? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए वाले टेररिस्ट आउटफिट ग्रुप जिसे उल्फा, अपर आसाम के लिए लाया गया था, ताकि आसाम और नॉर्थ ईस्ट के सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लिक्टेड करके आतंकवादी गतिविधियां की जाए। और इस पूरे के पूरे इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में शामिल कौन था? उस वक्त के बीएनपी और जमाते इस्लामी कॉम्युनिस्ट की जो कोलिशन की जो गवर्नमेंट थी वो। और ऐसा नहीं है कि ये सब एलिगेशंस हैं। बाद में बांग्लादेश की कोर्ट ने बाद में इस केस में कन्विक्शन सुनाया, जिसमें बीएनपी के होम मिनिस्टर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लीडर, होम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता कंट्री का लुफ्त उजमान बाबर, और जमात चीफ जो थे मोइतुर रहमान निज़ामी, और टॉप डीजीएफआई और एनएसआई नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर थे, इन सबको डेथ पेनल्टी दी गई। आप समझ रहे हैं, होम मिनिस्टर, उसके साथ जमात के चीफ, डीजीएफआई के चीफ, एनएसआई के चीफ, इन सबको डेथ पेनल्टी दी गई।
तो इतना ही नहीं है, कोर्ट ट्रायल दौरान ये भी रिवील हुआ था कि इस साजिश में जो कॉन्स्पिरेटर है यानी कि हाफिजुर रहमान, जो आर्म डिलीवरी से ठीक एक दिन पहले तारिक रहमान और उल्फा चीफ बुरहान से भी हवा भवन में मिला हुआ था। यानी कि जो तारिक रहमान अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, इनसे वो मिला हुआ था, यानी कि उस डील में इनका भी हाथ था। हालांकि शेख हसीना ने अपने टेन्योर में टेररिस्ट, जो जितने भी टेररिस्ट सैंक्शनरीज थी और आईएसआई के प्रॉक्सीज, तो उनको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की थी और एक लेवल तक खत्म भी किया था। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद लगता है वही पुराने एंटी इंडिया चैनल्स और सेंचुरीज जो हैं वो दोबारा रीओपन करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े डॉट पर, सऊदी अरेबिया टर्की का एंगल क्या है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बीएनपी चीफ तारिक रहमान को सऊदी अरेबिया आने का ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा, लेकिन पीछे चल क्या रहा है ये बड़ा सवाल है। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे मक्का पैक्ट या इस्लामिक नेटो के नाम से जाना जा रहा है। और इसके ठीक बाद टर्की का फेमस इस्लामिक न्यूज़पेपर यानी सफक, जो प्रेसिडेंट एर्दोआन की गवर्नमेंट का मुखपत्र माना जाता है, यानी कि माउथ पीस है उसका, उसने एक एक्सप्लोसिव और बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है आर्टिकल छापा। इस आर्टिकल में रीजनिंग ये दी गई थी कि बांग्लादेश भी इस मक्का जो इस्लामिक नेटो है इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें उसको आना चाहिए। उसका लॉजिक क्या था? टर्किश मीडिया कहता है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके चारों तरफ से एक विशाल बड़ा भारत जैसा देश उसे घेरे हुए है। इस वजह से बांग्लादेश अपने सोवरेन महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर बांग्लादेश मक्का पर ज्वाइन कर लेता है और उसके साथ पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे देश खड़े हो जाते हैं, तो जो पावर की एसिमेट्री है वो खत्म हो जाएगी और बांग्लादेश भी अपने आप को पावरफुल महसूस करेगा और इंडिपेंडेंस महसूस करेगा, और इसके कारण वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो इंडिपेंडेंटली चला सकेगा। सो आप इसी क्रोनोलॉजी को समझिए जरा। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाका फिदान ने पहले ही कहा हुआ है कि मक्का पैक्ट को एक्सपैंड करना चाहते हैं। टर्की ने पहले ही बांग्लादेश को ड्रोन्स, रॉकेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम ये सब तो सेल किए हैं। टर्की और बांग्लादेश के बीच 2+2 डिफेंस कोऑर्डिनेशन का जो डायलॉग है वो ऑपरेशन हो चुका है, और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकार उज्जमान ने हाल ही में टर्की के डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस का भी दौरा किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर बांग्लादेश इस मिलिट्री डिफेंस अलायंस यानी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनता है तो इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। फर्स्ट इम्पैक्ट ये आएगा कि इंडिया टू फ्रंट थिएटर जो है वो रीइमर्ज हो जाएगा। यानी पाकिस्तान और चाइना हमेशा से चाहते थे कि इंडिया को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से घेरा जाए। बांग्लादेश इस पैक्ट में आने वाले वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड से बांग्लादेश को एक ही डिफेंस अम्ब्रेला के नीचे लाने से फर्क ये पड़ेगा कि अगर भारत कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी के खिलाफ कुछ भी करता है तो दोनों मिलकर इंडिया पर अटैक कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि जो फाइनेंशियल और मिलिट्री बैकिंग बांग्लादेश को मिलेगी, यानी कि टर्की बांग्लादेश को एडवांस वेपन्स देगा, ड्रोन्स देगा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस और प्रॉक्सी सपोर्ट देगा, और सऊदी अरेबिया उसे फाइनेंशियल पावर और इस्लामिक लेजिटिमेसी देगा। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रेडिकलाइजेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर रेडिकल एलिमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो खतरा है वो मल्टीपल फोल्ड में बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये अलायंस इतना आसान है? सवाल ये भी है कि बांग्लादेश सऊदी अरेबिया को टेबल पे ऑफर क्या करेगा। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इस अलायंस में इसलिए लिया है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, जिससे वो ईरान को कहीं ना कहीं धमकी देता रहता है, डिटरेंस देता रहता है कि मेरे पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन बांग्लादेश के पास ऐसी कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये साफ नहीं होता है कि बांग्लादेश को नेटो में शामिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका मतलब एक बात ये भी साफ है कि अगर सऊदी अरेबिया बांग्लादेश को इस कोलिशन में लाता है तो उसका मकसद जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के बैकयार्ड में इन्फ्लुएंस बढ़ाना और इस्लामाबाद और टर्की एक्सिस को सपोर्ट करना होगा। अब सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। इंडिया को अब अपने सारे के सारे स्क्रूज टाइट करने होंगे। इंडिया ने अब तक बांग्लादेश के साथ कभी भी गन पॉइंट पर डिप्लोमेसी नहीं की। बांग्लादेश की टेक्सटाइल की रॉ मटेरियल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर शेयरिंग हो और ट्रेड रूट्स, ये सब टोटली इंडिया पे डिपेंडेंट हैं। बांग्लादेश को ये समझना होगा कि अंकारा या रियाद से आई हुई छिटपुट मिलिट्री हेल्प उसकी इकोनॉमिक हेल्प बांग्लादेश की सिचुएशन को बदल नहीं सकती है। इंडिया को सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश दोनों को एक क्लियर डिप्लोमेटिक मैसेज देना पड़ेगा कि इंडिया के रीजनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या इंडिया को अब एक स्टिक एंड कैरेट रूल के साथ बांग्लादेश से बात करनी चाहिए, और क्या बांग्लादेश का इस्लामिक नेटो में शामिल होने की सोच भी उनके लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी। आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
सो अभी इसके बारे में बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। सो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। सो इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। जय हिंद।